जो कुछ नहीं कर सकते वो कमाल करते हैं, जिन्हें हो खुद पर भरोसा वो इतिहास रचते हैं, किस्मत के लिखे को भी बदल देते हैं वो लोग जो दिल और दिमाग दोनों से चलते हैं, दोनों से चलते हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एएमजी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम राव मालदेव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को लेकर आपसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला। राव मालदेव से रिलेटेड होने वाली है। देखिए, ये आपको दिखा दे रहे हैं राव मालदेव, और इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को लेकर हम आपसे बात करते हैं। तो देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुंवर मालदेव का जन्म कब हुआ था? इनके जन्म को लेकर प्रश्न किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आता है वो आता है 5 दिसंबर 1511 को राव मालदेव का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ 5 दिसंबर 1511 को राव मालदेव का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, राव मालदेव से संबंधित संगत कथन है। संगत कथन आपसे पूछा गया है। इनकी माता का नाम माणक दे था। बिल्कुल सही बात है, इनकी माता का नाम माणक दे था। यदि हम बात करते हैं इनके पिता राव गांगा थे, यह भी बिल्कुल सही बात है। अगर बात की जाए तो इनके पिता का नाम राव गांगा था। 5 जून 1531 को राव मालदेव का राज्य तिलक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए अगर हम बात करना चाहें तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वह हो जाएगा डी। उपर्युक्त सभी कथन क्या है? संगत है। सारे के सारे तथ्य संगत हैं। ठीक है, आगे हम बात करना चाहते हैं नेक्स्ट। राव मालदेव का राज तिलक कहां पर हुआ था? स्थान हमारे से पूछा गया है। तो इनका जो राज तिलक हुआ है वो राज तिलक हुआ था सोजत के किले में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सोजत के किले के अंदर इनका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। अगला प्रश्न, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है। तो हसमत वाला जो शासक कहा जाता है यह कहा जाता है किसे? राव मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला शासक। अवगत करवा देना चाहूं मैं आप लोगों को कि हसमत जो शब्द होता है, इस हसमत को लेकर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हसमत वाला जो शासक है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यश और वैभव वाला शासक। अर्थ होगा यश और वैभव वाला शासक। यश और वैभव वाला शासक। और अवगत करवा देना चाहूं मैं, इसे हसमत वाला जो शासक कहा है वो कहा किसने है? तो इसे कहने वाले व्यक्ति की अगर बात की जाए तो कहा किसने है? तो मालदेव को कहा है भाई किसने? तो अगर बात करें तो अबुल फजल ने ऐसा कहा है। राइट आंसर निकल कर आता है अपने पास इसमें एक और, अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा ऐसा कहा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं, कई बार हमारे को दे देता है वो, फारसी इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। तो बिल्कुल अबुल फजल और इनके सहयोगियों ने कहा है। तो फारसी इतिहासकारों के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? तो इन्हें कहा गया है भाई हसमत वाला शासक। क्या कहा गया भाई? हसमत वाला शासक कहा गया है। अगले प्रश्न को लेकर हम आपसे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आता है। देखिए, 52 युद्ध का विजेता कहा जाता है। 52 युद्ध का विजेता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को लेकर हम आपसे चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 52 युद्धों का जो विजेता कहा जाता है यह कहा जाता है राव मालदेव को। किसे कहा जाता है भाई? राव मालदेव को कहा जाता है। तो 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है भाई किसे? तो आप कहेंगे राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं नेक्स्ट। चारण कवियों ने हिंदू बादशाह किसे कहा है? किस व्यक्ति को, किस शासक को चारण कवियों ने हिंदू बादशाह के नाम से संबोधित किया है? तो हिंदू जो बादशाह कहा गया है वह भी राव मालदेव को कहा गया है। तो राइट आंसर निकल कर आता है अपने पास ए। राव मालदेव को चारण कवियों के द्वारा क्या कहा गया है? हिंदू बादशाह कहा गया है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा राव मालदेव।
ठीक है, अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं। किस शासक ने राव मालदेव को वसंतराय हाथी भेंट किया? किस शासक ने इसे हाथी भेंट किया है? तो राइट आंसर जो निकल कर आता है पहले हम उसको लेकर बात करते हैं। तो राइट आंसर तो जाएगा अपना ए, राणा उदय सिंह सेकंड, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह सेकंड के द्वारा, द्वितीय के द्वारा इसे ये दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न बनता है कि सब क्यों दिया गया है, क्या कारण रहा है? तो अवगत करवा देना चाहूं मैं आपको, दिया क्यों है इसका कारण आप जानना चाहें तो मैं बता देना चाहूं। देखिए, चित्तौड़ की सत्ता पर दासीपुत्र बनवीर के द्वारा अधिकार कर लिया गया, सत्ता को हत्या लिया गया, विक्रमादित्य की हत्या करके। इसके बाद में होता क्या है कि सरदारों की सहायता से, सामंतों की सहायता से एक युद्ध लड़ा गया, मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया भाई? मावली का युद्ध लड़ा गया। और यह मावली का जो मैदान पड़ता है यह उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहां आता है यह? तो यह आता है उदयपुर जिले के अंदर। और इस मावली के युद्ध की अगर हम बात करना चाहें तो यह युद्ध लड़ा गया साथियों 1540 में। सन 1540 में मावली का युद्ध लड़ा गया है उदयपुर में। और यदि हम बात करना चाहें इसको लेकर तो यह जो युद्ध लड़ा गया, यह लड़ा गया है चित्तौड़ की सत्ता प्राप्ति के लिए राणा उदय सिंह सेकंड, राणा उदय सिंह सेकंड वर्सेज बनवीर के मध्य। इन दोनों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया, बनवीर और उदय सिंह के मध्य। इसमें राणा उदय सिंह का जो साथ दिया है यह दिया है भाई राव मालदेव ने। किसने साथ दिया भाई? तो साथ दिया इस युद्ध में राव मालदेव ने। किसका साथ दिया भाई? तो इन्होंने साथ दिया राणा उदय सिंह का। इस युद्ध में जो विजय हुई वो विजय किसकी हुई भाई? तो विजय हुई किसकी भाई? राणा उदय सिंह की। और राणा उदय सिंह की जीत हुई, इसके कारण परिष्कार स्वरूप इन्होंने इनके एहसान को चुकाने के लिए, इनका इस युद्ध में जो सहयोग हुआ इसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक हाथी इनको भेंट किया। इस हाथी का नाम था बसंतराय हाथी। क्या नाम था भाई? बसंतराय हाथी। तो इस युद्ध के बाद, मावली के युद्ध के बाद, राणा उदय सिंह ने जब चित्तौड़ की सत्ता पर वापस अधिकार किया तो इसके बाद आभार प्रकट करने के लिए पुरस्कार स्वरूप इन्होंने ये हाथी इनको भेंट किया था। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रूठी रानी उमादे से संबंधित असंगत कथन है। असंगत कथन को लेकर हमसे प्रश्न किया गया है। यह जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी। बिल्कुल, यह कथन बिल्कुल सही है। यह जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की पुत्री थी। इनका विवाह मारवाड़ के राव मालदेव से हुआ। बिल्कुल सही बात है, मालदेव के साथ में इनका विवाह हुआ। यह मालदेव से नाराज होकर कुछ समय तक अजमेर में रही। जी बिल्कुल सही बात है, यह इनसे नाराज होने के बाद अजमेर में रही। यह कथन भी हमारा सही हो जाता है। यह मावली में सती हुई, यह कथन साथियों यहां पर गलत दिया गया है। यह यहां पर गलत दिया गया है, यह सती मावली में नहीं हुई है। राइट आंसर निकल कर आता है अपना क्या? तो राइट आंसर तो निकल कर आ जाता है अपना डी। डी वाला कथन यहां पर यह असंगत है, क्योंकि यह जो सती होती है यह मावली में ना होकर राइट जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा केलवा में। केलवा के अंदर ये क्या होती है भाई? क्षति होती है। तो यहां पर केलवा आना चाहिए था, जबकि आ क्या गया यहां पर? मावली। इसलिए यह प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। डी, ये मावली में सती हुई, यह कथन गलत है। यह केलवा के अंदर क्या होती है? ये केलवा के अंदर क्या होती है? क्षति होती है। ठीक है साथियों, अपने पति राव मालदेव की पगड़ी के साथ, इसलिए इतिहास में इन्हें महासती के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए, राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय निकटवर्ती राज्य और वहां के शासक का असंगत मिलान है। पूछा गया है, असंगत मिलान को लेकर प्रश्न हमारे से किया गया है। देखते हैं, बीकानेर का राव जयसिंह राठौड़, यह बिल्कुल सही है। बीकानेर का इस समय राजा राव जयसिंह राठौड़ था, बिल्कुल सही बात है।
मेवाड़ में महाराणा विक्रमादित्य थे, यह भी साथियों सही कथन है, क्योंकि इस समय राणा विक्रमादित्य का यहां पर क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। आमेर का पूर्णमल कच्छावा था, यह भी बिल्कुल सही है कि आमेर का पूर्णमल कच्छावा था, राइट आंसर है। नीचे दिया गया है कि मेड़ता का कल्याणमल था, यही कथन क्या है साथियों, गलत है, क्योंकि इस समय यहां का शासक ये नहीं था। इस समय राज्याभिषेक के समय मेड़ता का जो शासक रहा है, इसको लेकर अगर हम बात करना चाहें आपसे तो ध्यान देंगे, इस समय कल्याणमल न होकर यहां का जो शासक था वह था भाई वीरमदेव। तो राइट आंसर यहां पर जो होना था वो वीरमदेव होना था, जबकि हमारे को मिला क्या है यहां पर, तो हमारे को मिला है यहां पर कल्याणमल, इसलिए हमारा राइट आंसर निकल कर आता है असंगत कथन में यहां पर आता है मेड़ता का कल्याणमल, ये गलत है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट अगले प्रश्न को लेकर। देखिए प्रश्न है, साहेबा पाहेबा का युद्ध से संबंधित संगत कथन है। साहेबा पाहेबा युद्ध को लेकर पूछा गया कौन सा कथन संगत है और कौन सा असंगत है। ऐसे तथ्य आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां पर हमारे से संगत को लेकर प्रश्न किया गया है, ध्यान रखिएगा। चले साहब, यह युद्ध 1541-42 में हुआ, बिल्कुल सही बात है, यह युद्ध 1541-42 में हुआ। अगला, युद्ध में राव मालदेव ने बीकानेर के जेतसी को पराजित किया, जी बिल्कुल सही बात है, बीकानेर विजय के लिए युद्ध हुआ। इस विजय के बाद मालदेव ने कुंपा को यहां का संरक्षक बना दिया, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुख्य भूमिका इस युद्ध में कुंपा की थी, इस कारण यह इसे दिया गया। राइट आंसर निकल कर आता है उपर्युक्त सभी संगत है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सारे ही कथन क्या है, संगत है, ये सारे ही सही हैं। 1541-42 में साहिबा पाहिबा का युद्ध लड़ा गया, राव जेसी और मालदेव के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में जेसी कुंपा के हाथों मारा जाता है, इस कारण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है कुंपा की, इस कारण कुंपा को यहां का संरक्षक बना दिया जाता है। राइट आंसर निकल कर आता है डी, उपर्युक्त सभी संगत कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न, गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध, गिरी सुमेल के युद्ध को ही क्या कहते हैं, जेतारण का युद्ध कहते हैं। तो गिरी सुमेल का जेतारण का युद्ध कब हुआ था, बहुत इजी है, हम जानते हैं कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए प्रश्न पर बनता है इंपोर्टेंट, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो यह हुआ है भाई 5 जनवरी 1544 में, राइट आंसर निकल कर आएगा 5 जनवरी 1544 में। यह जो युद्ध लड़ा गया है यह किसके मध्य लड़ा गया है, यह लड़ा गया है राव मालदेव के सेनापति, क्योंकि मालदेव तो युद्ध से पूर्व ही सिवाना चला गया। राव मालदेव इनके जो सेनापति हैं, इनके सेनापति, एक सेकंड हम देखते हैं, इनके सेनापतियों को लेकर हम बात करते हैं। जेता, कुंपा और नरा। एक सेकंड, यहां से हम देखते हैं, जेता, कुंपा और नरा। एक सेकंड यार, प्रॉब्लम कर रहा है। और नरा, जेता, कुंपा और नरा, ये इसके सेनापति थे। इनके साथ में, तीनों के साथ में युद्ध लड़ा है भाई शेर शाह सूरी ने, दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी ने। कि बोल्यो सूरी बेणयू गिरी घाट गमसाण, मुठी खातर बाजरिया खो दे तो हिंदुआण। तो इसी युद्ध के समय शेर शाह सूरी ने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाहत खो देता। ये तो खुदा का लाख शुक्र है जो किसी तरह से मैं युद्ध जीत गया। तो यहां पर हम बात करते हैं, यह युद्ध लड़ा गया है राव मालदेव के सेनापति जेता, कुंपा, नरा और शेर शाह सूरी के मध्य 5 जनवरी 1544 के अंदर यह लड़ा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो हीराबाड़ी युद्ध को लेकर हम बात करें
तो हमारा राइट आंसर जो निकल कर आएगा इसके अकॉर्डिंग वो आएगा 1536 में। 1536 में इसका राइट आंसर आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूं, ध्यान देंगे आप लोग, अवगत करवा देना चाहूं मैं, एक इतिहासकार हैं डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ रेव। के अनुसार, विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार यह युद्ध 1533-34 के मध्य हुआ। और सिंगल अगर करना है 33 या 34 में से एक, तो फिर आप करेंगे 33। विश्वेश्वर नाथ रेव 1533 इसकी डेटिंग बताते हैं, ध्यान रख लेना भाई। 1533 में इनके अनुसार यह युद्ध हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारे पास 33 नहीं है, इसलिए हमने जो अन्य इतिहासकार मानते हैं उन्हीं के अनुसार क्या लिखा, 1536 लिखा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। हीराबाड़ी युद्ध से संबंधित संगत कथन है। संगत कथन को लेकर हमारे से प्रश्न किया गया है। युद्ध मालदेव व नागौर के दौलत खां के मध्य हुआ, बिल्कुल सही बात है, दोनों के मध्य हुआ। राव मालदेव ने कूपा राठौड़ को ससैन्य नागौर भेजा जिसकी विजय हुई, बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ की तरफ से इस युद्ध में पृथ्वीराज ने वीर गति पाई, यह भी बिल्कुल सही है। अगला कथन, मालदेव ने वीरम मांगलियात को नागौर का हाकिम नियुक्त किया, यह भी बिल्कुल सही बात है। और राइट आंसर निकल कर आता है अपने पास ई, उपर्युक्त सभी संगत है। साथियों, यद्यपि मैं जानता हूं कि आपको 4 ही ऑप्शन में से क्लिक करना है राइट के लिए, क्योंकि 5वां अनुत्तरित के लिए चुना जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर आपको 5 जो ऑप्शन दिए हैं उसका एक ही कारण है, इस युद्ध से संबंधित सारी जानकारी आपको इसके ऑप्शंस में दी गई है, इसलिए मैंने यहां पर ऑप्शन 5 बनाकर आपको दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर निकल कर आएगा, ये सारे ही कथन क्या है, सही है, संगत है। ठीक है, अगला प्रश्न, गिरी सुमेल युद्ध से संबंधित संगत कथन है। संगत कथन को लेकर पूछा गया और गिरी सुमेल के युद्ध को लेकर हमसे बात की गई है। युद्ध मालदेव के सेनापति जेता कूपा और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जो कि हमने पीछे देखा है अभी, बिल्कुल सही बात है। मालदेव युद्ध से पूर्व शिवाना चला गया, मैंने बोला था आपसे, बिल्कुल सही बात है। सांबर, अजमेर, नागौर जो कि राव मालदेव ने जीते थे वो उनके हाथ से निकल गए, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर शेरशाह सूरी ने अधिकार जमा लिया। यह क्षेत्र शेरशाह सूरी के अधीन हो गए, इसीलिए यह कथन यहां पर आया है कि ये सारे के सारे क्षेत्र इसके हाथ से निकल चुके हैं, इसलिए राइट आंसर निकल कर आता है डी, उपर्युक्त सभी संगत कथन है। सारे कथन क्या है, ये संगत है, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं नेक्स्ट। राव मालदेव को भारत का पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा? तो इससे भारत का पुरुषार्थी जो राजकुमार कहता है, भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहता है बदायूं ने। अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा अपनी रचना मुंतखाब के अंदर इसे क्या कहा गया भाई? भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। क्या कहा गया भाई? भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। अगला प्रश्न, राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस समय जो दिल्ली का शासक रहा है वो रहा है भाई हुमायूं। तो राइट आंसर निकल कर आता है अपने पास हुमायूं। तो इस समय जो दिल्ली का शासक था, जो दिल्ली का बादशाह था मुगलों में, वो था भाई हुमायूं। तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न, राव मालदेव के पास कौन सा मुगल बादशाह शरण मांगता है? इनमें से कौन सा बादशाह रहा है जिसने शरण मांगी है? तो हम जानते हैं कि 1540 में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं इधर उधर भटक रहा था, उसी समय उसने इससे सहायता मांगी थी। तो राइट आंसर निकल कर आता है अपने पास बी, हुमायूं। हुमायूं ने इनके पास शरण मांगी थी। जोगी तीर्थ से उसने अपने 3 आदमियों को भेजकर शरण मांगी थी, लेकिन मुल्ला सिकी के कहने पर यह यहां से चला गया अमरकोट की तरफ और अमरकोट में जाकर इसने शरण ली थी। यह कथन आप देखते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं।
किसने, अभी देखो हमने जो बात करी है उसी को लेकर बात करते हैं, किसने मालदीव को भारत का सबसे महान शक्तिशाली शासक कहा? तो देखो एक तो कहा गया है भाई इसे हसमत वाला राजा अबुल फजल निजामुद्दीन गेना ने कहा, जो कि उसके समकालीन पारसी इतिहासकार रहे। पुरुषार्थी राजकुमार जो कहने वाला था वो बदायूनी था, और भारत का महान शासक शक्तिशाली शासक कहने वाला था फरिश्ता। तो फरिश्ता के द्वारा इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया भारत का सबसे महान शक्तिशाली शासक। ठीक है, अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा गया है? किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भाई राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। और यह कहा गया है भाई किसके द्वारा? तो कहा गया है किसके द्वारा? यह कहा गया है कर्नल जेम्स टोड साहिब के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसे मारवाड़ का पितृहंता कहा गया है। और ऐसा ही कहने वाले इतिहासकार आ जाते हैं श्यामल दास दधीवाड़िया। कौन आ जाते हैं भाई? श्यामल दास दधीवाड़िया। तो श्यामल दास दधीवाड़िया और कर्नल टोड साहिब के द्वारा इन्हें कहा गया है। यह कथन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करना चाहेंगे हम नेक्स्ट। राज्याभिषेक के समय मालदीव के पास निम्न में से कौन से दो परगने थे? तो हम जानते हैं कि राज्याभिषेक के समय मात्र केवल इनके पास दो ही परगने थे। एक परगना था इनके पास जोधपुर का और एक परगना था इनके पास सोजत का। तो जोधपुर और सोजत दो ही परगने इनके पास रहे हैं उस समय, इनको लेकर हमने बात करी। ठीक है, राव मालदेव का शासनकाल रहा है, इनके शासनकाल को लेकर प्रश्न किया गया है। तो उपर्युक्त में से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा ए, 1531 से 1562 तक। लेकिन साथियों ध्यान देना, कहीं इतिहासकारों के अनुसार आप यह भी ध्यान रख लेना 1532 से लेकर 1562 भी माना जाता है। कहीं इतिहासकार, कहीं लोग आपको यह भी बताएंगे, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत बताया है। शासनकाल आपको यह भी ध्यान रखना है, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य है साथियों वो मैंने पहले लिखा है, बाकी आप 32 से 62 भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली शासक राव मालदेव के समकालीन रहा? वो दिल्ली का शासक जो मालदेव के समकालीन रहा, इसको लेकर हमारे से प्रश्न किया गया है। शेरशाह सूरी बिल्कुल इसके समकालीन रहा है। इस्लाम शाह बिल्कुल समकालीन रहा है। सिकंदर सूर बिल्कुल रहा है। अकबर लास्ट मोमेंट पर समकालीन रहा है। और एक और आप शामिल कर सकते हैं, इसके समकालीन शासकों में रहा है हुमायूं। हुमायूं को भी आप शामिल कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा ई। उपर्युक्त सभी ये सारे के सारे इसके समकालीन रहे हैं। चलो जी, हरमाड़ा युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन आपसे पूछा गया है। ए, हरमाड़ा का युद्ध जनवरी 1557 में हुआ, यह कथन बिल्कुल सही है। जनवरी 1557 में हुआ। हरमाड़ा का युद्ध मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और सूबेदार हाजी खां के मध्य रंगराय नामक वैश्या को लेकर हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। हरमाड़ा का युद्ध में मारवाड़ के राव मालदेव ने हाजी खां का सहयोग किया, यह भी कथन सही है। इसलिए राइट आंसर निकल कर आता है डी। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, ये सारे ही कथन क्या है? सही है। तो राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, ये सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, सही है। ओके, अगला प्रश्न, राव मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? तो 62 में मालदेव की मृत्यु हुई 1562 में, और 1562 में इनकी डेथ के बाद राजा बने राव चंद्र सेन। कौन राजा बने भाई? राव चंद्र सेन, जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, विस्मृत नायक कहा जाता है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, दी फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, वो है राव चंद्र सेन। मान रखे तो पीव तज,
मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान। दोए गयंद न बंधही, एकण कंबे ठाण। कि मान रखे तो पीव तज, यदि मान को रखना चाहती है तो पति को त्याग। पीव रखे तजमान, और यदि पति को रखना चाहती है तो मान को त्याग। दोए गयंद, दो हाथी न बंधही, दो हाथी बंधेंगे नहीं। एकण कंबे ठाण, एक कंबे पर, एक ठाण पर दो हाथियों को नहीं बांधा जा सकता। या तो पति रहेगा या फिर मान रहेगा। उक्त दोहा मालदेव की पत्नी उमादे को किस व्यक्ति ने सुनाया था, जिसे सुनकर उमादे ने जोधपुर वापस आने का विचार त्याग दिया? तो ऐसा कहने वाला था भाई आशा बारट। आशा बारट ने ही कहा था कि मान रखे तज पीव रखे तज मान, दो गयंद बंधे ही नहीं एकण कंबे ठाण। दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। इसको सुनकर वापस चली गई थी। चलो जी, राव मालदेव ने उमादे के लिए कहां पर महल बनवाया था? तो उमादे के लिए जो महल बनवाया था मंडलगढ़ में बनाया था। और इस उमादे के महल को क्या कहा जाता है भाई? रूठी रानी का महल कहा जाता है। चलिए हम यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। रूठी रानी महल। रूठी रानी महल को लेकर अगर हम बात करते हैं तो एक महल आपको मिलने वाला है भाई, कहां पर? देखते हैं हम इनको लेकर। एक महल है भाई अजमेर के अंदर। यहां पर रूठी रानी महल है। उमादे यहां पर ठहरी थी, और उमादे ठहरी थी इसलिए इसे रूठी रानी का महल कहते हैं। रूठी रानी उमादे यहां पर ठहरी, इसलिए इसे रूठी रानी का महल कहते हैं। ठीक है। एक जो रूठी रानी का महल है यह है मंडलगढ़ में, और मंडलगढ़ में जो है इसका निर्माण करवाया है राव मालदेव ने रूठी रानी उमादे के लिए। मालदेव ने उमादे के लिए बनवाया। ठीक है भाई, ये आपको ऊपर लिखा हुआ है ना प्रश्न, वही कॉन्सेप्ट है यहां पे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक जो है भाई ये रूठी रानी का महल जो है आगे, एक कहां पर है भाई? एक जयसमंद झील के किनारे। जयसमंद झील के किनारे सलुंबर के अंदर यह है, और इसका जो निर्माण करवाया है यह करवाया है मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया। यहां पर भी रूठी रानी महल है भाई। और एक है भाई यशोदा देव की पट्ट शिवालय। यशोदा देव की पट्ट शिवालय, यह भीलवाड़ा में है जी। इसका लोकेशन हम आपको बता देना चाहेंगे। यह भीलवाड़ा में है, यह जयसमंद झील के किनारे सलुंबर में है, और यह भीलवाड़ा में है। और यह वाला जो है भाई, यह उडना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई से संबंधित है भाई। उडना राजकुमार
पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई रूट कर रही, इसलिए इसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करना चाहते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर तो देखिएगा, अगले प्रश्न को लेकर हम आपसे चर्चा करते हैं। किस इतिहासकार के अनुसार गिरी सुमेल युद्ध ने मारवाड़ के भाग्य का निर्धारण कर दिया? तो भाग्य का निर्धारण कर दिया ऐसा कहने वाला इतिहासकार है डॉक्टर कानूनगो। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार गिरी सुमेल के युद्ध ने मारवाड़ के भाग्य का क्या कर दिया? निर्धारण कर दिया। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। शेर शाह से हारने के बाद हुमायूं जब जोगी तीर्थ फलोदी में था, मैंने कहा था 3 आदमी सहायता मांगने के लिए भेजे थे उसने, तब उसने मालदेव के पास अपने दूत भेजे। ये दूत, तीनों दूत वो हैं जो भेजे गए हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था तीनों दूत है। राइट आंसर निकल कर आएगा उपर्युक्त सभी। रायमल सोनी, अतका खां और मीर सम्मेद, इनको यहां पर इसने क्या भेजा था भाई? इससे शरण मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए भेजा था भाई। ठीक है, इन 3 दूतों को। आगे देखते हैं। मालदेव के दरबारी विद्वान ईसर दास की रचनाएं हैं। कौन सी इसकी रचनाएं हैं? हाला झालारी कुंडलियां, बिल्कुल इसकी रचना है। देवीयाण, बिल्कुल इसकी रचना है। हरिरस, बिल्कुल इसकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी इसकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, मालदेव के दरबारी विद्वान आशानंद की रचनाएं हैं। आशानंद की रचनाओं को लेकर बात करें, बागा भारमलीरा दूहा, बिल्कुल इनकी रचना है। उमादेव भटियाणी रा कवित, बिल्कुल इनकी रचना है। तो ये दोनों ही रचना इनकी है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। आज मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अभी हमने बात करी थी, बोले सूरी बेण यू गिरी घाट गमसाण, मुट्ठी खातर बाजरिया खो दे तो हिंदुवाण। अरे गिरी सुमेल के युद्ध के समय ऐसा किसने कहा था? शेरशाह शूरी ने कहा था। किसने कहा था भाई? शेरशाह शूरी ने कहा था गिरी सुमेल युद्ध के समय। किसने कहा कि कूटनीति की शतरंज में शेरशाह के विरुद्ध मालदेव एक प्यादे के रूप में हुमायूं का उपयोग करना चाहता था? तो राइट आंसर निकल कर आएगा डॉक्टर कानूनगो। ऐसा कहने वाला इतिहासकार है डॉक्टर कानूनगो। डॉक्टर कानूनगो के द्वारा यह कहा गया है। अगला देखो साहब, गिरी सुमेल विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रबंधन किसे सौंपा? तो यह सौंपा है, इनमें से जो राइट आंसर निकल कर आएगा अपने पास वो आएगा भाई ख्वाजा खां और ईसा खां नियाजी को। ख्वाजा खां और ईसा खां नियाजी को यहां का प्रबंधन सौंपा गया था। अगला देखो साहब, शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद राव मालदेव ने किस स्थान पर रहकर अपनी सेना संग्रहित करी? वो कौन सा स्थान है जहां पर इसने अपनी सेना को वापस इकट्ठा किया इस युद्ध के बाद? दोबारा जोधपुर जीतने के लिए, मैदानगढ़ जीतने के लिए। तो साथियों राइट आंसर है इसका डी, सॉरी डी इसका जो ऊपर नीचे हो गया है, ये सी की जगह डी दे दिया है, बाकी इसके अकॉर्डिंग अपना डी होगा। तो पाती इसका राइट आंसर होगा। पाती में इसका मैंने आपको सोर्स भी दिखाया है। करीब 1.5 वर्ष तक ये आपकी जो रचना है डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ रेव, इनकी किताब है मारवाड़ राज्य का इतिहास, उसका पृष्ठ है ये। करीब 1.5 वर्ष तक मारवाड़ में मुसलमानों का ही जोर रहा, परंतु इसके बाद राव मालदेव जी ने इसका बड़ा कर लेते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखो ये बड़ा दिया मैंने, ये बड़ा ले लिया। देखो यहां से हम लेते हैं, करीब 1.5 वर्ष तक मारवाड़ में मुसलमानों का ही जोर रहा, परंतु इसके बाद राव मालदेव ने जालोर और परबतसर के परगनों से सेना संग्रह कर पाती नामक गांव बादराजून के पास में है जालोर में अपना निवास कायम किया और कुछ समय के भीतर सब प्रबंध ठीक हो जाने पर विक्रमी संवत 1602 आई मीन ईसवी संवत 1546 में भांगेसर जो कि पाली परगने में के शाही थाने पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो 45 में मृत्यु हो गई शेरशाह सूरी की। उसकी मृत्यु के बाद पाथी में सेना को इकट्ठा किया,
इकट्ठा करके इसने पहला अटैक भांगेसर पर किया और भांगेसर के थाने को क्या कर लिया भाई, लूट लिया। ठीक है, आगे बात करना चाहते हैं हम नेक्स्ट। देखो जी, किसके अनुसार गिरी सुमेल युद्ध के बाद राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो जाता है और यहां से एक आश्रितों के इतिहास का आरंभ होता है? तो ऐसा कहते हैं भाई डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कौन कहते हैं भाई? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। और यह बात सही भी है क्योंकि मालदेव से पहले के जो राजा थे वो स्वतंत्र थे, लेकिन अब बाद में जितने भी राजा आए वो सारे के सारे मुगल अधीनता को स्वीकार करने वाले आए, क्योंकि 1562 में इनकी डेथ होती है इधर से, और हम जानते हैं कि 1562 में ही भारमल जो कि आमेर का राजा था उसने शेरशाह से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राव मालदेव के राज्याभिषेक के समय निकटवर्ती राज्य और वहां के शासक का असंगत मिलान हमें करना है। ए, नागौर का महमूद खां, जी बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर का लूणकरण भाटी, यह भी सही बात है। भाद्राजूण का वीरा सिंघाल, यह भी बिल्कुल सही बात है। शिवाना का डूंगर सिंह, तो यह भी राइट आंसर है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही हैं। सभी के सभी संगत है, इनमें से असंगत कोई सा भी नहीं है। तो सारे संगत है, असंगत इनमें कोई सा भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राव मालदेव के शासन के लिए किसने शौर्य युग शब्द का प्रयोग किया? तो एक पुस्तक लिखी है शौर्य युग, मालदेव का शौर्य युग, यह लिखी है साधना रस्तोगी ने। तो साधना रस्तोगी इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। साधना रस्तोगी ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? शौर्य के युग का प्रयोग किया। ठीक है जी, अगला प्रश्न है। अभी देखा था हमने मावली का युद्ध, मालदेव साथ देता है राणा उदय सिंह सेकंड का बनवीर के विरुद्ध, पीछे पढ़ा था हमने। 1540 में उदयपुर में मावली का युद्ध लड़ा गया है। अगला देखो, यह भी हमने देखा था मावली विजय के बाद भेंट किया था भाई राणा उदय सिंह ने। तो किस शासक ने राव मालदेव को भेंट के लिए 50,000 फिरोजी सिक्के और बसंत राय हाथी भेंट किया है? राणा उदय सिंह सेकंड ने। पीछे देखा था जी हमने, इस प्रश्न को लेकर चर्चा करी थी पीछे। जोधपुर शहरी में स्थित बहूजी के तालाब का निर्माण राव मालदेव की किस रानी ने करवाया? तो इसका जो निर्माण करवाया गया है वो रानी स्वरूप दे ने करवाया है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा रानी स्वरूप दे ने इसका निर्माण करवाया जोधपुर शहरी जिले में। राव मालदेव की स्थापत्य कला निर्माण से संबंधित असंगत कथन है। 1557 में मेड़ता में अपने नाम पर मालकोट का किला बनाया, बिल्कुल सही बात है। 51 में पोखरण में एक नया किला बनाया, जी बिल्कुल सही बात है। पीपलोद रिया फलोदी में नए किले बनवाए, नए दुर्ग बनवाए, यह भी सही है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा उपर्युक्त सभी संगत है, इनमें संगत कोई सा भी नहीं है, सारे के सारे संगत हैं। चलो जी, सेवकी का युद्ध कब हुआ? तो सेवकी का युद्ध हुआ 1529 में। सेवकी का जो युद्ध हुआ है यह युद्ध हुआ है भाई 1529 में सेवकी का युद्ध हुआ है। और यह किस किस के मध्य हुआ है यह भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिएगा, सेवकी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? राव गांगा वर्सेज राव शेखा के मध्य। और इसमें गांगा की तरफ से अगर हम बात करें तो नेतृत्व किया भाई प्लस में कुंवर मालदेव ने। तो कुंवर पदे के काल में ही इन्होंने जीता है भाई, ध्यान रख लीजिएगा। इनके मध्य ये सेवकी का युद्ध लड़ा गया है और इसमें विजयश्री हाथ रही है भाई राव गांगा के, कुंवर मालदेव के। ठीक है सर, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं। अजमेर के किले में बीठली का कोट किसने बनवाया था? तो यह बनवाया, सीधी सी बात, हम मालदेव की चर्चा कर रहे हैं तो राव मालदेव ने इसका निर्माण करवाया। राइट आंसर निकल कर आता है राव मालदेव।
निम्नलिखित में से कौन सा राव मालदेव के अधीन परगनों का असंगत कथन है? तो इनके अधीन परगनों का असंगत जो कथन है, इसको लेकर हम बात करते हैं। अजमेर, देखो इन्होंने 52 युद्धों के द्वारा 58 परगने जीते थे। उन 58 परगनों के नामों में से प्रश्न है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, बाकी बहुत डेंजर प्रश्न है। अब हम देखते हैं, बाकी इसमें एक हिंट दी गई है जिससे हम इसको पकड़ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। देखते हैं। अजमेर, बदनौर, टोंक, नागौर, डीडवाना, सिवाना, जालोर, बीकानेर, केकड़ी, रेवासा, सांबर, भादराजोन, रणथंबोर, शाहपुरा, केलवा और कुचामन। हम जानते हैं शाहपुरा मेवाड़ राज्य के अंदर आता था, केलवा मेवाड़ राज्य के अंदर आता था, इसलिए राइट आंसर निकल आएगा डे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है भाई, बाकी सारे संगत है, सारों पर अधिकार था। मालदेव का कुचामन पर भी अधिकार था और रणथंबोर पर भी अधिकार था, बस अधिकार नहीं था तो कहां पर नहीं था? शाहपुरा और केलवा पर अधिकार नहीं था। चलो जी, मेहरानगढ़ दुर्ग के चोखेलाव महल में राम रावण युद्ध व सप्तसती का चित्रण किसके काल में हुआ? तो इसका चित्रण हुआ है राव मालदेव के काल में। राइट आंसर निकल कर आता है राव मालदेव। क्या हो जाएगा भाई? राव मालदेव। देखो जी, रानी उमादेवी की छतरी कहां पर स्थित है? तो हम जानते हैं कि ये केलवा में सती हुई है और केलवा में ही इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और ये जो छतरी आप देख रहे हैं, ये रानी उमादेवी की छतरी है। किसकी छतरी है भाई? ये रानी उमादेवी की छतरी है। अगला प्रश्न है, राव मालदेव का देवल कहां पर स्थित है? इनकी छतरी कहां पर है? इनका स्मारक कहां पर है भाई? तो इनका जो देवल है यह है भाई मंडोर के अंदर। मंडोर के अंदर इनका देवल बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है। तो आज की प्रश्न श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम बात करेंगे अगले शासक राव चंद्रसेन को लेकर। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।